हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थोड़े रैंडम है, तो क्वेश्चन नंबर पे आप ना जाइएगा। आंसर करना है तो इस क्वेश्चन नंबर से या फिर स्लाइड नंबर से आप आंसर कर दीजिए। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन 1 है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ऑप्शन 2 है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 3 है उत्तराखंड राजस्थान एंड ऑप्शन 4 है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। तो इनमें से कौन से स्टेट हैं जो जम्मू और कश्मीर के नेबरिंग स्टेट्स हैं या पड़ोसी राज्य हैं? ये है उत्तर भारत का नक्शा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो 19 में दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कि इसके जो नेबरिंग स्टेट हैं वो है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो इसकी जो बॉर्डर है वो लगी हुई है इन दो स्टेट से। तो ये दो स्टेट इसके नेबरिंग स्टेट हैं। और अगर इसके आसपास के कंट्रीज की बात करें तो इस स्टेट के नॉर्थ में आप देखोगे कि अफगानिस्तान है, ईस्ट में है चाइना और साउथ में इसके हमारे खुद के ही इंडिया के स्टेट्स आते हैं, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। विंटर में जो है इसकी, सर्दियों में जो इसकी कैपिटल रहती है, राजधानी रहती है, वो होती है जम्मू, और गर्मियों में रहती है श्रीनगर। तो ये तो था क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ कि जब ये दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुए, तो जब एक स्टेट दो यूटी में डिवाइड होता है तो उनकी प्रॉपर्टी, ट्रेजरी, स्टेट और एनिमल एंड बर्ड वो सब डिवाइड होते हैं। तो वो दोनों के बीच में इश्यू था एनिमल और बर्ड को लेकर कि कौन सा किसका रहेगा। तो वो इश्यू सॉल्व हुआ है। और जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कलजी फीजेंट जो बर्ड है उसे अपना यूटी बर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी घोषित किया है। और हंगुल, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, वो उनका एज इट इज एनिमल रहेगा। ये है आपका कश्मीर स्टैग और हंगुल भी जिसे बोलते हैं। ये पहले भी एनिमल था, स्टेट एनिमल था जम्मू एंड कश्मीर का, यूटी में कन्वर्ट होने से पहले। लेकिन जो बर्ड थी वो थी ब्लैक नेक्ड क्रेन, लेकिन ये दे दी गई लद्दाख को, और जम्मू एंड कश्मीर ने अडॉप्ट किया, अनाउंस किया न्यू बर्ड को, वो है आपकी कलजी फेसेंट। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने स्नो लेपर्ड को अपना यूनियन टेरिटरी एनिमल अनाउंस किया और ब्लैक नेक्ड क्रेन को उन्होंने एज अ यूटी बर्ड अडॉप्ट किया। क्योंकि ये जो बर्ड थी वो लद्दाख वाले पार्ट में वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती थी, इसलिए इसे लद्दाख को दे दिया गया। तो ये तो था स्टेट के बारे में। अभी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को जनवरी 2020 में मर्ज किया गया है। अब वो दो यूनियन यूटी अलग अलग यूटी ना होकर एक यूटी में कन्वर्ट हो गई हैं, जिससे नंबर ऑफ काउंट, जो यूटी का काउंट है वो एक कम हो गया है। India has a total 8 union territories and 28 states। जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव आपकी एक यूटी मानी जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का इमेज थोड़ा सा ब्लर है तो मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं। ऑप्शन 1, एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है। ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। ड्यू टू द वेदर कंडीशंस दे लिव इन, या उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वो रहते हैं। आई होप आपने सही आंसर लिखा होगा। सही आंसर पर आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता कर लेते हैं। जो पैटर्न या फिर स्ट्रिप्स होती हैं एनिमल्स की बॉडी पर, वो उनकी सराउंडिंग से मैच करती हैं। सराउंडिंग मीन्स प्लांट्स, ट्रीज और ग्रास से वो मैच इसलिए करती हैं ताकि जो प्रीडेटर्स हैं, लाइक जो और हिंसक जानवर हैं, वो उससे बच सकें, वो कंफ्यूज हो जाए। सराउंडिंग से मैच होगा तो लगेगा कि वो कोई एनिमल ना होके
कोई प्लांट या फिर ग्रास है। लाइक जेब्रा जो है वो अपने आप को छुपाता है, ग्रास के पीछे छुपाता है, क्योंकि जो उसकी स्ट्रिप्स हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं प्रेडेटर्स को आइडेंटिफाई करने में कि वो जिराफ है या नहीं। तो इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उनकी जो बॉडी है, एनिमल्स की जो बॉडी है उस पर पैटर्न्स या स्ट्रिप्स होती हैं। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव दीज स्ट्रिप्स और टू ईदर हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स और टू हाइड फ्रॉम प्रे, यानी शिकार से बचने के लिए, शिकार से छुपने के लिए भी ये पैटर्न्स या स्ट्रिप्स होते हैं। और जब ये केस होता है, मतलब आप छुपने के लिए जब ये स्ट्रिप्स यूज की जाती हैं, तो इस केस में इन स्ट्रिप्स को हम बोलते हैं कॉमो कॉमोफ्लेज स्ट्रिप्स बोलते बोलते हैं इन्हें, छलावरण हिंदी में ऐसे बोलते हैं। एंड दिस इज कॉमोफ्लेज इज एनी पैटर्न that helps an animal to hide. So the different patterns on the animals जो होते हैं वो होते हैं ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। उनके स्किन पर हेयर के वजह से वो पैटर्न्स या स्ट्रिप्स बनती हैं। अगर वो हेयर ना हो, if the animal did not have any hair on its skin, then there would be no patterns. अगर बाल नहीं होंगे तो कोई भी पैटर्न नहीं होगा। अब आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन 1 है मलेरिया, एड्स, डेंगू। ऑप्शन 2 है एड्स, कॉलेरा या हैजा, डेंगू। ऑप्शन 3 इज डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। एंड ऑप्शन 4 इज टाइफाइड, कॉलेरा एंड चिकनगुनिया। आप वीडियो के स्टार्टिंग से ही एक पेन पेपर लेकर बैठ सकते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर खुद के जो भी आपके आंसर्स है वो लिख सकते हैं और बाद में क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड सारे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आपके कितने सही या गलत है, तो इस तरीके से आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप कितना आपको आता है। बीमारियों का समूह पता होने से पहले हमें हर एक बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से क्या होती है। मलेरिया जो होता है वो एक इन्फेक्टिव फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है उसके काटने की वजह से होता है। और जो ये एनोफिलिस मॉस्किटोज है दैट ओनली ट्रांसमिट द मलेरिया एंड दे मस्ट हैव बीन इन्फेक्टेड थ्रू अ प्रीवियस ब्लड मील टेकन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि इस जो फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलिस, इसने पहले किसी इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड चूसा है या लिया है और फिर उस ब्लड से उसने किसी दूसरे आदमी को बाइट किया है, इस वजह से ये मलेरिया फैलता है। एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ सिंगल सेल पैरासाइट जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम की वजह से ये होता है। द पैरासाइट इन्फेक्ट्स फीमेल मॉस्किटोज, ये फीमेल मॉस्किटोज को ही प्रभावित करता है, इन्फेक्ट करता है। एंड व्हेन दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये तो था मलेरिया के बारे में, तो ये श्योर है कि ये जो मॉस्किटो के काटने से होता है। दूसरा है डेंगू। डेंगू इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो, ये है एडिस एजिप्टी। ये भी एक फीमेल मॉस्किटो है जिसके बाइट करने से डेंगू रोग फैलता है। तीसरा है चिकनगोनिया वायरस। दिस इज द मोस्ट ऑफन स्प्रेड टू द पीपल बाय एडिस एजिप्टी। ये भी ये सेम जो मॉस्किटो इससे होता है। तो दो है इसमें, एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्वोपिक्टिस मॉस्किटोज। तो ये दो मॉस्किटोज की वजह से चिकनगुनिया फैलता है। एंड ये सेम ही मॉस्किटोज होते हैं जो डेंगू को भी, जो मैंने ऊपर लिखा ही है, जो डेंगू को भी फैलाते हैं। और ये जो वायरस है दोनों जो मॉस्किटोज हैं ये दिन और रात दोनों में काटते हैं। तो मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया ऐसी 3 डिजीज हैं जो मॉस्किटोज के काटने की वजह से होती हैं। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो इस समूह में एक और बात, जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूँ, जो जनरली हमें पता ही रहता है कि जो एड्स है वो इस तरीके से किसी मॉस्किटो के काटने से नहीं होता है। तो आप ऑप्शन 1 एंड 2 को तो इमीडिएटली डिस्कार्ड कर सकते हैं। और बाकी जो बीमारियां हैं, जो कॉलेरा है, जो हैजा है, वो जनरली पानी की वजह से, पानी के भराव, गंदे पानी की वजह से होता है। तो इस तरीके से आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं ऑप्शंस अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन 1 इज आंवला, स्पिनच, पोटैटो।
आंवला पालक आलू, ऑप्शन 2 इज आंवला पोटैटो टमाटो, ऑप्शन 3 इज कैबेज बंद गोभी, ओकरा भिंडी, जैगरी यानी गुड़, एंड ऑप्शन 4 इज आंवला स्पिनच एंड जैगरी। चूंकि ये क्वेश्चन आयरन से रिलेटेड है तो सबसे पहले आयरन के बारे में जान लेते हैं। सो आयरन एक मिनरल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है एंड इट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में पाया जाता है, वाइल मसल्स में ये हमारी माइग्लोबिन में पाया जाता है। एंड हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन आर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। लंग्स से बाकी पूरी पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो उस डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? उस पर्सन को एनीमिक, और उस डिजीज या डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं कि एनीमिया है उस पर्सन को। एंड देयर आर टू काइंड ऑफ डाइटरी आयरन। अगर हम डाइटरी मीन्स खाने की बात करें, फूड की बात करें, तो दो टाइप के आयरन होते हैं, एक हेमे एंड नॉन हेमे। मीन्स जो हेमे है उसके जो सोर्सेज हैं वो होते हैं एनिमल सोर्सेज, वो पूरा नॉन वेजिटेरियन होता है लाइक चिकन, बीफ एंड सी फूड। जो नॉन हेमे है आयरन, जो नॉन हेमे आयरन है वो हमें मिलता है नॉन एनिमल सोर्सेज से, विच मीन्स जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, सीड्स हैं, उन सब में जो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए वो नॉन हेमे आयरन के सोर्स से ही वो लोग आयरन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो जिसमें आंवला है, जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं, एक सिट्रस फ्रूट होता है विच इज एक्सट्रीमली रिच इन विटामिन सी, आयरन एंड कैल्शियम। सो विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है आयरन को एब्जॉर्ब करने में। हमारा जो भी खाना है उसमें, उस खाने में से जितना भी आयरन होगा उसको एब्जॉर्ब करने में विटामिन सी हमारी हेल्प करता है एंड हीमोग्लोबिन को बनाने में। सो आंवला इज वन ऑप्शन। दूसरा स्पिनच या पालक इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन वेजिटेरियंस के लिए। अगर आप देखेंगे तो 100 ग्राम पालक में 2.7 मिलीग्राम आयरन होता है। तो इसलिए जो नॉन हेमे आयरन है, हम जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए नॉन हेमे आयरन के सोर्स ही से ही हम आयरन ले सकते हैं। एंड जो जैगरी है, गुड़ है, दैट ऑल्सो इटसेल्फ रिच इन आयरन एंड इट कंटेन्स अराउंड 11 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर 100 ग्राम। तो गुड़ का अगर आप थोड़ी सी भी एक टुकड़ा भी खाएंगे तो उससे भी काफी आपकी आयरन की पूर्ति हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको पता चल ही गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। अगर ये क्वेश्चन की मैं बात करूं कि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो हम जनरली अपने घरों में प्रेग्नेंट लेडी होती है घर में, या फिर अपनी मम्मियाँ जो होती हैं उनसे भी सुनते हैं कि गुड़ खाना चाहिए, हरी सब्जियाँ, पालक खाना चाहिए, वो आयरन रिच होती हैं। तो अगर आप एक डिस्कार्ड ऑप्शन भी यहाँ पर यूज करेंगे तो ओकरा यानी भिंडी में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, या टमाटो में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन 2 एंड 3 तो इमीडिएटली आप कह सकते हो कि डिस्कार्ड कर सकते हो। फिर आपके पास बचता है ऑप्शन 1 एंड 2, जिसमें जो जैगरी है, जैगरी तो जनरली हाँ कहा ही जाता है, जैसे हमारे घर में जो भी ओल्ड लोग हैं वो कहते हैं कि गुड़ खाना ही चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं। After diagnosis, a doctor says to a patient that there is less hemoglobin in his blood. निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने डिटेल में देखा ही है। तो ऑप्शन 1 है राइस, शुगर और आंवला। ऑफ कोर्स राइस और शुगर तो ऑप्शन नहीं होंगे, आंवला हो सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट एंड ऑरेंज। व्हीट नहीं हो सकता, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं दैट आर रिच इन आयरन। जैगरी, लेमन एंड पी। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड जैगरी। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था। आंवला और गुड़ जो है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कह लो या फिर पालक कह लो, मेथी कह लो, इन सभी में जो आयरन की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जिसे कांसा कहते हैं, कांसे के बारे में सही कथन चुनना है। ए दिया है, ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। ब्रॉन्ज इज मेड ऑन मेल्टिंग कॉपर एंड टिन। कांसे को तावा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है।
ब्रॉन्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज यूज्ड इन मेकिंग कैनन्स एंड स्टैच्यूज। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। द यूटेंसिल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। जो कांसे के बर्तन हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें कोई भी दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ब्रॉन्ज यानी कांसे के बारे में। कांसा ब्रॉन्ज इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज एन अलॉय। अलॉय मीन्स मिश्र धातु। जो बनता है कॉपर और टिन दो धातुओं को मिलाकर, जिसमें कॉपर का रेशियो होता है 88%। दूसरी बात यह है कि जो अलॉय बनता है, जो मिलता है कॉपर और टिन को मिलाकर, वो कॉपर मेटल से ज़्यादा हार्डर होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड ब्रॉन्ज इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक चालक नहीं होता, अच्छा चालक नहीं होता है। ये मेटल थोड़ा हार्डर होता है लेकिन लचीला भी होता है, मैलेबल भी होता है। इसका जो नेचर है वो थोड़ा लचीलेपन का होता है, जिसकी वजह से हम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं और इसी वजह से ये स्टैच्यू बनाने के ज़्यादा काम आता है। दूसरा एक सिमिलर एक और अलॉय है ब्रास, जिसे पीतल कहते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों ही मेटल अलॉयज हैं। ब्रॉन्ज बना आपका कॉपर और टिन से, ब्रास किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। इसमें जो कॉपर की मात्रा है वो चेंज होती रहती है कि वो मैकेनिकल पर्पज से यूज हो रहा है या किसी इलेक्ट्रिकल वायर के लिए कुछ यूज हो रहा है, तो उसके पर्पज के हिसाब से इसका रेशियो चेंज हो जाता है। जनरली 60% के करीब कॉपर होता है। ब्रास एक और ये चीज हो गई। ये स्टैच्यू जो है, ये एक स्टैच्यू है, ये एक तोप है, ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है और ये ब्रास से बनी हुई है। तो यहाँ पे आप कलर डिफरेंस थोड़ा सा देख सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये सब जानकारी लेने के बाद एक बात तो मैं समझ में आ गई कि ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। ब्रॉन्ज एक एलिमेंट नहीं है, वो एक क्या है? अलॉय है, मिश्रण है। तो ऑप्शन ए जहां पे भी आएगा वो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 एंड 4 ये तो होने ही नहीं है। बचे ऑप्शन 1 एंड 2 जिसमें सी कॉमन है। ब्रॉन्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज यूज इन मेकिंग कैनन्स एंड स्टैच्यूज, जो आपने पिक्चर देखी ही थी ब्रॉन्ज से बनी हुई तोप की। तो सी तो है ही, बी और डी में से चूज करना है। जो यूटेंसिल्स ब्रॉन्ज से बना है वो हल्का भी और मजबूत हो, एल्यूमिनियम से ऐसा नहीं हो सकता। कॉपर और टिन से, क्योंकि एक अलॉय है, एलिमेंट नहीं है, ये कॉपर और टिन से बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, वी, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है, बहुत बेसिक सी मैथ्स है। ऑन अ सिटी मैप इट वाज मेंशन्ड स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स। एक सिटी का मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर को, मैप को 1 सेंटीमीटर को क्या कंसिडर किया जाएगा? 110 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेलिटीज ऑन द मैप इज 15 सेंटीमीटर, अगर दो आपके डेस्टिनेशन, दो पॉइंट है, दो सोर्स ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? क्योंकि मैप में 1 सेंटीमीटर को हम मान के चल रहे हैं कि वो 110 मीटर है। अगर दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? तो सिंपल सा मैथ्स का फॉर्मूला आप एक बार लगा के देखिए, 1 मिनट में देती हूँ। सिंपल सा मैथ्स है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे ही। इसका जो आंसर आएगा वो, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, 1.65 किलोमीटर। आई होप आप सबका आ गया हो, जिनका नहीं आया है वो देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर, 110 मीटर। 15 सेंटीमीटर कितना होगा? सिंपल मैथ्स, 110 बटा 1 इंटू 15 कितना हुआ? 1650 मीटर। अब आंसर हम ऑप्शंस देखोगे तो 1650 कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 1650 ऑप्शन 4 में ये नंबर्स है, फिगर्स है, वो मैच हो रहे हैं। तो यूनिट हमने देखा, ये हमारी यूनिट है मीटर में और ऑप्शन में यूनिट है किलोमीटर्स में। तो अगर हम 1650 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1650 मीटर है, उल्टा कर देंगे। 1650 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? 1000 का डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा?
3 जीरो है, 3 के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 1.65 किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ऑप्शन 1 इंडिया, ऑप्शन 2 तिब्बत, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 म्यांमार। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत एंड जो वो रीजन है तिब्बत का वो है ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। 8,849 मीटर की इसकी हाइट है एंड इट इज कंसिडर्ड द टॉलेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। एंड 19th सेंचुरी में ये माउंटेन जो है एवरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, इसको एवरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय में इसको नाम दिया गया था जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जो एक फॉर्मर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। तिब्बतन जो होते हैं वो इसको कोमोलुंगमा के नाम से बोलते हैं, मतलब जो हमें माउंट एवरेस्ट जैसे बोलते हैं उसको वो इस वर्ड से बोलते हैं जिसका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। नेपाली जो है वो उसको बोलते हैं सागरमथा के नाम से, विच हैज वेरियस मीनिंग। तो क्योंकि ये नेपाल और तिब्बत के बीच में लोकेटेड है इसलिए उन लोगों के अपने अपने नाम हैं। एंड वन कैन हैव एक्सेस टू माउंट एवरेस्ट फ्रॉम बोथ नेपाल एंड तिब्बत साइड, yet the नेपाल साइड ऑफ द एवरेस्ट इज मोर एक्सेसिबल। सो ऑप्शन में हमारे पास दोनों ही है, इंडिया और म्यांमार तो डिस्कार्ड हो गया है ही, तिब्बत और नेपाल है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो आंसर में इसका नेपाल आएगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में ईवीएस पढ़ाने का क्या पर्पस हो सकता है, क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है इनमें से। सो पहला है टू मेक लर्नर्स अवेयर ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशन, कि जो लर्नर हैं बच्चे हैं उनको टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशन बताई जाए। ईवीएस पढ़ाने इसलिए पढ़ाया जाता है टू असेस टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ईवीएस, ईवीएस से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स को देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। टू इन्फॉर्म द लर्नर्स अबाउट द बुक्स दे शुड रीड टू एक्सपेंड देयर नॉलेज, लर्नर्स को ईवीएस से रिलेटेड बुक्स बताने के लिए ताकि वो उनकी नॉलेज बढ़े। ऑप्शन 4 है टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स इन स्कूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। मैंने ये बताया था कि ईवीएस प्राइमरी स्कूल में स्पेशली क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड है और हम अपनी सराउंडिंग से रिलेट करके ही उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसका ईवीएस पढ़ाने का प्राइमरी स्कूल पे, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस को, लर्नर्स जो हैं, बच्चे जो हैं स्कूल में अपने एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड वर्ड से। ठीक है, बाकी टेक्निकल टर्म जानने के लिए या फिर उनको और उसके बारे में बुक्स पता करने के लिए सिर्फ ईवीएस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप इंक्लूड, किसी मैप को पढ़ने के लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है, वो इंक्लूड करती है। एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स, बहुत ही अच्छी किसी की ड्राइंग और पेंटिंग स्किल्स हो। एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशंस एंड स्केच पोजिशंस ऑन अ ग्लोब, ग्लोब पर स्केच पोजिशन करने के लिए आना चाहिए और कैलकुलेशंस आना चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी, ड्राइंग करने के लिए उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक्सीलेंट होना चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस, तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। किसी मैप को रीड करने के लिए ऑफकोर्स आपको ड्राइंग या पेंटिंग आना ज़रूरी नहीं है, उसमें एक्सेलेंट आपकी स्किल्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कैलकुलेशंस करनी आती हो, ग्लोब पे स्केच पोजीशन करना आता हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, ये तो बिल्कुल भी है ज़रूरी नहीं है। आपका क्या होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस की, रिलेटिव डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, डायरेक्शंस को जानना और समझना, ये जरूरी है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन द ईवीएस क्लास।
एक साधारण से एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं ईवीएस क्लास में। किस पर्पज से? टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर ओन एंड शार्पन देयर ऑब्जर्वेशन स्किल, कि बच्चे अपने आप से सीखें और उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल शार्पन हो। टू फॉलो व्हाट इज बीइंग डन इन द सीनियर क्लासेस, सीनियर क्लासेस में हुआ है तो वो हम फॉलो कर रहे हैं इसलिए ऐसा करें। To discuss ideas, record and analyze observations on the basis of questions raised by students, कि बच्चों ने जो क्वेश्चन उठाया है, जो उठाए हैं उन्हें डिस्कस करें और रिकॉर्ड करें। To control the students to ensure discipline in the class. तो एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ईवीएस क्लास में परफॉर्म किए जाएं तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, एंड सीनियर क्लासेस में हुआ है ऐसा इसलिए है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। और क्वेश्चंस बच्चों ने तो उठाए ही नहीं है क्योंकि हम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस कुछ टीचर दे रही है, वो इसलिए दे रही है टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर ओन एंड शार्पन देयर ऑब्जर्वेशन स्किल, की जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, उससे बच्चे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे बच्चे खुद से क्या सीख रहे हैं। सो ऑप्शन 1 will be the correct answer. Next है, almost in every part of our country chilies are added while cooking food. हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। Chilies were brought to our country by the traders who came from. हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर उज्बेकिस्तान से। तो इसमें याद रहने जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई फैक्ट याद रहने जैसा ही है, कुछ फैक्ट तो कुछ है नहीं। सो ऑप्शन इसका आंसर जो है वो है साउथ अमेरिका। सो चिलीज वर ब्रॉट फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया बाय द पुर्तगीज थ्रू देयर ट्रेडिंग कॉलोनी ऑफ गोवा, एंड इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी करता है चिलीज़ को पूरे वर्ल्ड में, एंड काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी की चिलीज़ जो है वो ग्रो की जा रही हैं। सो आई कहाँ थी? साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका से। Which of the following words makes its nest among the thorns of a cactus plant? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? वीवर बर्ड, बया, रोबिन बर्ड, कलचिड़ी, डव, फाख्ता, सनबर्ड, शकरखोरा। सो कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? सो इसका आंसर है डव, फाख्ता। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। सो बर्ड जो है वो नेस्ट बनाती हैं जहां पर वो अपने एग्स देती हैं, एंड जो नेस्ट होता है वो कई टाइप का हो सकता है, जैसे कप नेस्ट आपने देखा होगा, होल्स इन द ग्राउंड, कुछ बर्ड्स ग्राउंड में होल कर देती हैं, या फिर ट्विग्स या लीव से एक घोंसला जैसा बनाती हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट हो सकते हैं। सो जो सनबर्ड है, सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। किसी छोटे ट्री की ब्रांच से लटकता रहता है वो सनबर्ड, वैसे उस टाइप का घोंसला बनाती है। जो डव है दैट मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट या और अ मेहंदी हेज, जो अभी अभी हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर था। जो कोयल होती है वो बहुत मीठा गाती है, सबको पता ही है, बट कोयल खुद से अपना नेस्ट नहीं बनाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोयल खुद से कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, इट ले इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट। क्रो के घोंसले में नेस्ट में वो एग देती है, और द क्रो हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग्स। स्पैरो है, स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउसेस। अपने घर के आसपास आप देखोगे एसी का जो डक्ट, विंडो एसी का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें बना लेती है, या अपने बालकनी में बना लेती है। पिजन्स मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड जो बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे पिजन्स बनाते हैं। बारबेट और कॉपर स्मिथ है वो एक होल ट्री ट्रंक में एक होल करके अपना नेस्ट बनाती है। क्रो जो होते हैं वो
ट्री ऊंचाई पर बनाते हैं, एक किसी भी ट्री पर हाइट पर बनाते हैं। और जो वीवर वर्ड जो बया जो होती है वो मेल जो होते हैं उसमें वो बनाती है, और जो फीमेल वाली जो बया होती है, जो फीमेल वीवर वर्ड होती है वो चूज करती है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है एग देने के लिए। तो ये जो घोंसला है ये वीवर वर्ड यानी बया का है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट। बियर भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे। 17 घंटे तक वृक्ष पर पेड़ पर अपसाइड डाउन लेटा हुआ रहता है। इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जहां जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। इट लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो वो एनिमल कौन सा है? चिंपैंजी, पांडा, स्लॉथ और लंगूर। तो इसमें से इन चारों में से आपको वो आंसर देना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 स्लॉथ। तो ये आप देख सकते हैं ये स्लॉथ है। एंड ये तो पूरा आपका क्वेश्चन ही था एज इट इज यहाँ तक। सो जब ये इनफ लीव्स खा लेता है पेड़ की तो इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। दूसरे पेड़ पर जाता है। 40 साल तक लगभग ये रहता है और उन 40 सालों में ये अराउंड खाली मतलब बोल सकते हैं कि ओनली 8 ट्रीज पर ही मूव करता है। So once a week it comes down from the tree to relieve itself। तो ए वीक में एक बार वो खाली पेड़ के नीचे उतरता है रिलीव करने के लिए, बाकी टाइम वो सोता रहता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऐसा वो कौन सा ग्रुप है? ऑप्शन 1 स्नेक्स, सिल्कवॉर्म्स, लिजार्ड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, चील, गरुड़, गिद्ध, बीज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, टाइगर्स, लेपर्ड्स, बुल्स, बाघ, तेंदुआ और सांड। तो ये आपको ऑप्शन बताना है इसमें कि किसकी जो ह्यूमन से साइट बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स। तो आपने देखा होगा कि चील और ईगल का तो जनरली हम सुना हुआ होता है नॉर्मली कि उनकी जो विजन होता है, जो साइट होता है वो बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन 3 तो वैसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं, मधुमक्खी और मच्छरों का। तो टाइगर का विजन अच्छा होता है। उसका जो साइट होता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में 6 टाइम्स बेटर होता है और नाइट में तो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ऑप्शन इसका 2 है काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स। Read the given description of farming and identify its type. After cutting one crop, the land is left as it is for some years. Nothing is grown there. The bamboos or weeds which grow on that land are not pulled out, they are cut and burned. The ash makes the land fertile. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. Seeds are dropped on it. नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचानिए। एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है, जो खेती है, उसे कहते हैं झूम झूम खेती या झूम फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती। तो इस टाइप की जो खेती होती है उसे हम कहते हैं झूम फार्मिंग। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो झूम फार्मिंग के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ा। सो झूम फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर
और फायर फैलो कल्टीवेशन, क्योंकि जो भी उसमें ज़मीन पे जो उग जाता है कुछ टाइम के बाद उसको वहीं की वहीं जला दिया जाता है, और वो जलने की वजह से जो राख या ऐश बनती है उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन, उससे उस जो सॉइल होती है वो काफ़ी न्यूट्रिशन हो जाती है, न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं उसमें। एंड झूम फार्मिंग मेथड में the trees and other vegetation that are present on a particular land are cut down to create the field for crop cultivation, जैसा कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। और जो क्रिएटेड जो फील्ड होती है उसे स्वीडन बोलते हैं, एंड डाउन्ड वेजिटेशन इज नोन एज स्लैश। ओके, और जब स्लैश जल जाता है और उसकी लेयर की जो ऐश की लेयर जो बन जाती है उससे सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। एंड 4 to 5 ईयर्स की फसल के बाद जो सॉइल होती है वो वापस से लेस फर्टाइल हो जाती है। तो मतलब जो झूम की खेती होती है, झूम फार्मिंग होती है, वो 4-5 साल तक ही होती है उस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद फार्मर्स को मूव करना पड़ता है किसी दूसरे एरिया में, और ये सेम प्रोसीजर रिपीट करना होता है। तो इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क एवरी चाइल्ड टू यूज सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर होम्स एंड मेक समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। द पेडागोजिकल इंटेंशन ऑफ द टीचर इज नॉट टू, यहाँ पे ध्यान देना है, नॉट टू। सो एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ओके, यहाँ पे कई बार क्या होगा, जल्दीबाजी में हम शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय है, तो क्वेश्चन का आंसर ही बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 है, जज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्या आपको लगता है कि टीचर ये सब बच्चों को बोल रही है कि वो बेस्ट स्टूडेंट को जज कर सके वो इस बेसिस पर कि वो वेस्ट मटेरियल से क्या बनाते हैं? तो ऑफकोर्स ये तो अभिप्राय नहीं ही होगा, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अनटिल अनलेस हम तीनों ऑप्शन को नहीं पढ़ लेते हैं, बट हाँ, ऑप्शन 1 आंसर होगा इसका। सो डेवलप क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, हाँ ये शिक्षक का एक इंटेंशन होगा कि इससे बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होगी। मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है उससे बच्चों को समझ में आएगा कि हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज एंड एग्जीबिशन ऑफ बेस्ट आर्टिकल मेड आउट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट से बच्चों ने बनाया है उन सभी प्रोडक्ट जो भी बच्चों ने बनाया उसके बेसिस पर वो एक एग्जीबिशन रख सकती हैं। ये भी इंटेंशन हो सकता है। ऑफ कोर्स ये इंटेंशन नहीं हो सकता कि उसके बेसिस पे वो बेस्ट स्टूडेंट जज करे क्लास का। अगला क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन 1 इज उदासीन न्यूट्रल, ऑप्शन 2 इज एसिडिक अम्लीय, एल्कलाइन, एंड ऑप्शन 4 इज उभयधर्मी। सो इसका आंसर है ऑप्शन 2 एसिडिक यानी अम्लीय। सो गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, hydrochloric acid and other substances that are important for absorbing nutrients. About 3 to 4 liter of gastric juices are produced per day. पर डे 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उनके कुछ सब्सटेंस होते हैं उनसे बनते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक्स डाउन द फूड एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्प्लिट अप द प्रोटीन। तो ये जूसेस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उनको प्रोटीन में स्प्लिट कर देते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एसिडिक। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मींस देखेंगे, समझेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स समझेंगे। एक क्वेश्चन के साथ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। क्योंकि समय कम है इसलिए हम पूरे टॉपिक को समझाकर फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम अगले लेक्चर में देखेंगे। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपका कोई चैप्टर है या फिर टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं कि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा करें तो वो आप बता सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।